हाय एवरीवन, मैं दीपक पुनिया स्वागत करता हूं आप सभी का एकेडमी ऑफ साइंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हुए कि कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन से मतलब क्या है। तो एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर फिर से। वो है जब हम KMnO4 की रिएक्शन फेरस ऑक्साइड से करवाएंगे, FeO से, तो ये कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस फेरिक ऑक्साइड, और मान लीजिए अपना ये एसिडिक मीडियम है। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो आएगी +7, आयरन होगा यहाँ पर +2 में। ये मैग्नीज खुद ही बोल रहा है कि मैं +2 में हूं, और यहाँ पर ये आयरन होगा यहाँ पर +3 में। तो आप क्या कहोगे कि देखो मैग्नीज जो था ना वो +7 से +2 में रिड्यूस हो गया, और यहीं पर आयरन +2 से +3 में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। देखिए इस टाइप के रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसे बोलते आए हो कि जिसका रिडक्शन होता है ना वो तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन क्या हुई, एक टाइप से ये रिएक्शन हुई कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन की, और यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर सिंपली ये बन गया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो तो रिड्यूस हो गया। तो ये जो Mn2+ है, इस Mn2+ को हम बोल देंगे कि रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म किसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये है रिड्यूस्ड फॉर्म किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। और जो ये Fe2O3 है इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो आप ये बात। यहां पर ये अपने पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट था। आफ्टर रिएक्शन ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ये कन्वर्ट हो गया Mn2+ में, इसका हुआ क्या था, रिडक्शन। तो इस फॉर्म का नाम हो जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली यहां पर ये जो Fe2O है इसकी ये बन जाएगी ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म, कौन, Fe2O3। इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं सिंपल रेडॉक्स। सिंपल रेडॉक्स से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर सिंपल रेडॉक्स से मेरा मतलब है कि जिसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, एक रिड्यूसिंग एजेंट था। इसका एक एटम, पूरे एजेंट में से जो एक एटम था वो रिड्यूस हो गया, और इसका एक एटम ऑक्सीडाइज हो गया। जैसे इसका मैग्नीज यहाँ पर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और इसका आयरन यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। इसको हम बोलते हैं सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए जैसे कि FeC2O4, पहले तो इसका नाम समझ लेते हैं होता क्या है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आयरन जो है वो +2 में है, C2O4 यहाँ पर इस पर 2- चार्ज है। कैसे आया ये भी बता देता हूं आपको। आप सब जानते हैं कि ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, और जब इस ऑक्जेलिक एसिड से मैं यहाँ पर 2H बाहर निकाल दूंगा तो ये बचेगा ऊपर COO-, नीचे क्या बचेगा, COO-, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं C2O4 2-। आप सब जानते हैं कि अगर इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड है तो फिर इसका जो H+ निकालने के बाद कॉन्जुगेट बनेगा उसका नाम क्या होगा, ऑक्जेलेट। और अगर ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिसमें आप सब जानते हो कि C2O4 2- पे -2 चार्ज है, तो डेफिनेटली आयरन पे कितना होगा, +2, और इनका जो नाम होगा कंबाइंड एक साथ वो बन जाएगा फेरस ऑक्जेलेट। तो सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया कि FeC2O4 होता क्या है, आपको बहुत सारे रिएक्शन में मिलता है। तो यहाँ पर C2O4 ऑक्जेलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, या फिर यूं कहूं ऑक्जेलिक एसिड का एनायन है। ठीक है, जिस पर -2 चार्ज होता है, जो आपको ये बता रहा है कि आयरन पे डेफिनेटली क्या होगा, +2, और जब आयरन +2 में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फेरस। ये बन जाएगा फेरस ऑक्जेलेट। क्यों ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आइए इसको समझते हैं। तो FeC2O4 में आयरन तो मौजूद है यहाँ पर +2 में, और ऑक्जेलेट का जो कार्बन है ये कार्बन होता है यहाँ पर +3 में। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, तो मान लीजिए कि जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन इससे करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पर मैं वो एजेंट भी मान लेता हूँ, मान लीजिए मैं KMnO4 ले लिया मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसकी रिएक्शन में इससे करवा रहा हूँ, तो ये जो मैग्नीज है ये मैग्नीज तो +7 से कहाँ चला जाएगा, +2 में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नीज था वो +7 से +2 में जाकर ये खुद तो क्या हो गया,
रिड्यूस। लेकिन जो आपका ये Fe2O4 था उसमें से आयरन 2+ से कहाँ चला जाएगा, आयरन 3+ में, और जो कार्बन 3+ था उससे क्या बन जाएगा यहाँ पर CO2। आप जानते हैं कि CO2 का कार्बन किस में होता है, +4 में। जब आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयरन +2 से +3 में क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और जब आप कार्बन को देखेंगे तो पता चलेगा कार्बन पहले +3 में था, वो किस में चला गया है, +4 में। तो यहां पर कार्बन का भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यही फर्क है सिंपल रेडॉक्स में और इस टाइप के रेडॉक्स में। अब इसका नाम क्या होता है वो समझिए जरा। हुआ क्या, अपने पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और एक अपने पास ही रिड्यूसिंग एजेंट था। रिड्यूसिंग एजेंट के दो एटम कौन कौन, आयरन और कार्बन। आयरन +2 से +3 में क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, और कार्बन भी +3 से +4 में क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। मतलब इस KMnO4 ने क्या करा कि एक ही मॉलिक्यूल के, देखिए फेरस ऑक्सीलेट पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, इस एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम को, दोनों को इसने क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज। तो इस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन का जो नाम होता है वो हम बोलते हैं कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे बोलेंगे फिर से समझिए। आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उसने एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एटम को, दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आपको सीखना है कि ऐसी रिएक्शंस का या ऐसी स्पीसीज का एन फैक्टर कैसे निकालें जो कंबाइंडली या तो ऑक्सीडाइज होंगे या फिर कंबाइंडली क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो आइए जरा समझ। तो अपनी रिएक्शन है ये, यहाँ पर मैग्नीज जो है वो +7 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, आयरन +2 से कन्वर्ट हो रहा है +3 में, और कार्बन यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है +3 से +4 में। तो चलिए शुरू करते हैं KMnO4 से। आपसे मैं पूछूं कि इसका जो एन फैक्टर हो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि +7 से जब +2 में जाएगा तो चेंज कितने का होगा, 5 का। और जो एक यहाँ पर कितने मैग्नीज है, एक, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5। जिन स्टूडेंट्स को नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन के लिए भी एन फैक्टर कैलकुलेट करना अभी तक नहीं आता है, उनके लिए मैं पहले ही एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए वीडियो बना चुका हूं। तो जिन जिन को ये टॉपिक पहले से नहीं आता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कैलकुलेशन वाला लेक्चर जरूर देखें, जिससे कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब बात आती है इसकी। अपना जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो तो कहता था कि भाई एक मोल में जितना चेंज होगा वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर। लेकिन यहाँ तो आयरन में भी चेंज हो रहा है और यहाँ पर कार्बन में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कैसा चेंज हो रहा है, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो ऐसे केस में एन फैक्टर जब निकालेंगे तो एन फैक्टर होता है एन फैक्टर ऑफ आयरन प्लस एन फैक्टर ऑफ कार्बन। मतलब एन जो आयरन का एन फैक्टर है वो, उसमें कार्बन का एन फैक्टर ऐड कर दो और वहां से आ जाएगा पूरे के पूरे कंपाउंड का एक साथ एन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर आयरन +2 से कहाँ गया, +3 में। आयरन में कितने का चेंज हुआ, 1 का। ठीक है, ऐसे कार्बन जो है वो +3 से कहाँ जा रहा है, +4 में। तो इसमें कितने का चेंज हो रहा है, 1 का। लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, 2। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से हम एन फैक्टर निकालते हैं उन स्पीसीज का जो या तो कंबाइंडली ऑक्सीडाइज होती हैं या कंबाइंडली रिड्यूस होती है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस टॉपिक में ये वाली बात नहीं थी। अरे ये एन फैक्टर निकालना तो आप पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, इस टॉपिक में ये बात नहीं थी कि जब एक ही कंपाउंड के, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है। जब एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एटम, आयरन आयरन कन्वर्ट हो रहा है और कार्बन कार्बन भी कन्वर्ट हो रहा है, दो अलग अलग एटम या तो दोनों के दोनों क्या हो जाएं, ऑक्सीडाइज हो जाएं एक साथ, या दोनों ही क्या हो जाएं, रिड्यूस हो जाएं। ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है यहां तक सबको। तो इस तरीके से हम कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए जरा इसकी कुछ और एग्जांपल से इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। अगला एग्जांपल है Cu3p। यहां पर क्या होता है कि ये जो आपको कॉपर दिखाई दे रहा है, ये कॉपर तो होता है जनाब +1 में, और जो ये फॉस्फोरस है
ये फॉस्फोरस यहाँ पर प्रेजेंट होता है -3 में और नाइट्रेट खुद किस में होता है +5 में। तो होता क्या है कि जो कॉपर आपको +1 में दिखाई दे रहा है वो इस नाइट्रेट से रिएक्शन करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 2+ में, और जो फॉस्फोरस यहाँ पर -3 में था वो कन्वर्ट हो जाएगा PO4 3- में, और नाइट्रोजन NO3- से कन्वर्ट हो जाएगा NO में। अब देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ। कॉपर +1 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, तो चेंज कितने का आएगा 1 का, और वो भी कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। सिमिलरली फॉस्फोरस -3 से कन्वर्ट हो रहा है +5 में, और इसका भी क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और चेंज कितने का हो रहा है इसमें 8 का चेंज हो रहा है। समझ में आ गई बात आपको। नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर +5 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां इसका हो रहा है रिडक्शन और चेंज हो रहा है 3 का। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ही कंपाउंड, देखो फिर से वही डेफिनेशन दोहरा रही है, फिर से समझना इसको ध्यान से। आपको क्या दिख रहा है कि एक ही कंपाउंड है वाला, ये जो आपको एक कंपाउंड दिखाई दे रहा है, इसी कंपाउंड में एक एटम जो कॉपर प्लस है वो तो कॉपर 2+ में क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, और जो फॉस्फोरस हो -3 से +5 में क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो बताइए क्या ये वाला कंपाउंड जो है क्या कंबाइंडली ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमें इसी का एन फैक्टर निकालना सीखना है, जो मैंने आपको बताया था कि एन फैक्टर कॉपर प्लस एन फैक्टर फॉस्फोरस। कॉपर में कितने का चेंज हो रहा है भैया 1 का चेंज हो रहा है। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कॉपर हैं 3, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। फॉस्फोरस में कितने का चेंज 8 का चेंज। एक मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फोरस हैं 1, तो इनटू कितना आएगा 1, तो ऐसे इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 11। क्लियर है। नाइट्रेट का एन फैक्टर निकालना तो यहाँ पर आसान, आप जानते हैं कि कितने का चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज 3 का हुआ है। कितना नाइट्रोजन है 1, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर है। अगला एग्जांपल समझते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन। आपको कुछ रिएक्शंस दिए रखी है नीचे, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो एक कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन है। आपके सामने 3 रिएक्शंस है, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन है। तो कैसे पहचानेंगे समझिए। यहाँ पर टिन जो होता है वो टिन किस में होगा +2 में होगा। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ऑक्जिलेट पे चार्ज -2 होता है, तो अगर इस पे -2 चार्ज होगा तो अपने आप इस पे कितना होगा +2, और ऑक्जिलेट का कार्बन पे कितना होता है +3 होता है। देखिए टिन यहाँ पर +2 से +4 में क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कार्बन यहाँ पर +3 से किस में जा रहा है देखिए +4 में जा रहा है, तो कार्बन भी यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। एक ही कंपाउंड के, आपको शायद देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक ही कंपाउंड के 2 अलग अलग एलिमेंट टिन और कार्बन दोनों क्या हो रहे हैं ऑक्सीडाइज, मतलब ये कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन है। बात सबको समझ में आई। अब बात करते हैं सेकंड की। आयरन यहाँ पर +3 में है, ठीक है, और ये वाला जो ऑक्जेलेट है उसमें -2 चार्ज है, वो देखो आयरन के पैरों में यहाँ पर, और आयरन +3 में है। इसका पता कहां से चला, क्योंकि इसका यहाँ पर नीचे वाला कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पर आयरन किस में +3 में, कार्बन भी यहाँ पर किस में +3 में। इसका नाम होता है फेरिक ऑक्जेलेट। ये आयरन +3 से +3 में ही है, मतलब आयरन में कोई चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कार्बन +3 से कहा गया है +4 में। क्या ये वाली रिएक्शन कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला आयरन +3 से +3 में ही जा रहा है, ये किसी में कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज केवल किस में हो रहा है कार्बन में। तो जब किसी कंपाउंड के सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट में चेंज हो ना, उसको कंबाइंड नहीं बोलते हैं, तो सिंपल रेडॉक्स हो गई। तो ये वाली कोई कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अगला एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन यहाँ पर +1 में मौजूद है, ये वाला क्लोरीन यहाँ पर +3 में है, और ये यहाँ पर -1 में है। क्लोरीन +1 से कहाँ गया +3 में, क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और यही क्लोरीन +1 से और कहाँ जा रहा है -1 में, तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन। एक ही कंपाउंड का वही एलिमेंट तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वही एलिमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इनको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर आप लोगों ने अभी तक
डिसप्रपोर्शनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको जरूर देखें। वहां से आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन का एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो बहुत जगह सवालों में यूज होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने बात की यहाँ पर कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, कैसे उनको पहचानना है, कैसे उनका एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए केमिस्ट्री से रिलेटेड तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।